स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि लीनियर फोर्स कैसे डेवलप होता है, उसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था वो भी देख लिया था। मेन कंसर्न क्या था मेरा उसमें, मैग्नेटिक, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग या इलेक्ट्रिक लोडिंग आप कह सकते हैं। ठीक है, और मेन क्या होता है, अगर मैं कन्वेंशनल मशीन के साथ कंपेयर करूं एक एलआईएम का, एक लीनियर इंडक्शन मोटर का, तो डिफरेंट क्या है, वो एक रोटेटरी कंस्ट्रक्शन होता है, और रोटेटरी कंस्ट्रक्शन में करंट का पाथ जो होता है वो डिफाइंड होता है, वो वेल डिफाइंड होता है कि हाँ करंट ऐसे ही रोटेटरी मतलब फ्लक्स जनरेट होगा जिसकी वजह से आपका टॉर्क डेवलप होता है, जो आपको आउटपुट मिलता है। क्लियर? लेकिन लीनियर इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है, कुछ अनयूजुअल इफेक्ट्स आते ही आते हैं। वो इफेक्ट क्या होते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिनोमिना अनयूजुअल टू एलआई। लीनियर इंडक्शन मोटर के लिए कुछ फिनोमिना जो होते हैं वो अनयूजुअल होते हैं। वो क्या होते हैं, ये जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां से ये चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, मेन बस ये है कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। ये अनयूजुअल फिनोमिना क्या है इसको समझना है, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा लॉस होता है। ये लॉस टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे मशीन की एफिशिएंसी डाउन होती है। तो ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि हमने अभी जो रिजल्ट निकाला वो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, वो अप्रोक्सीमेटेड बेसिस पे हमने सारा कुछ किया हुआ है। Clear? हमने एक थ्योरेटिकल अप्रोच लिया हुआ है और ये आइडियल बेसिस पे हमने ये सारी चीजें की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनयूजुअल फिनोमिना है वो दो फिनोमिना है। एक आपका ट्रांसवर्स एज इफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज द एंड इफेक्ट। ये दो इफेक्ट्स हैं, इनकी वजह से क्या चीजें हो सकती है मशीन के अंदर उसको समझने की कोशिश करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसवर्स एज इफेक्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं इसको एक कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर के साथ कंपेयर करता हूँ, तो कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर में करंट का पाथ वेल डिफाइंड होता है। यस, करंट पाथ इज वेल डिफाइंड इन कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर। करंट पाथ इज वेल डिफाइंड इन कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर। क्लियर? लेकिन कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर में क्यों करंट का पाथ डिफाइंड होता है, क्या लॉजिक दोगे उसके पीछे? हेलो, एनीवन? सुशील? सुशील? रोटर सर्किट में सर करंट फ्लो करता है। रोटर कंस्ट्रक्शन की वजह से वेरी, क्योंकि करंट पाथ क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि वहां पे रोटर वाइंडिंग होती है। रोटर वाइंडिंग यानी पूरा एक शॉर्ट सर्किटेड वे में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है रोटर पे, इसलिए वहां पे करंट पाथ डिफाइंड होता है। बट इन केस ऑफ, लेकिन क्या होगा, बट इन केस ऑफ एलआईएम, एलआईएम केस में ऐसा पॉसिबल है? क्या एलआईएम केस में वेल डिफाइंड पाथ मिलेगा? ये एलआईएम एक मैंने टू साइडेड कंस्ट्रक्शन, टू साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर लिया हुआ है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि प्राइमरी साइड है, दो प्राइमरी है और एक सिंगल सेकेंडरी। क्लियर? तो क्या, मेरा पूछने का मतलब ये है कि क्या एलआईएम में वेल डिफाइंड पाथ मिलेगा? हेलो? नो सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, करंट टाइप का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेल डिफाइंड पाथ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि
यहाँ पे रोटर की तरह वाइंडिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पूरी पेरीफेरी पे होता है रोटर में, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कोई नो वेल डिफाइंड पाथ फॉर करंट, इन सेकेंडरी। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ही यूज करेंगे, इसी ध्यान रखना है। क्लियर? तुम खुद देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अपनी बात ध्यान से सुनना। ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, ये जो ए बी सेक्शन है, ये ए बी सेक्शन दिख रहा है आपको, ये कैपिटल ए बी, स्मॉल ए बी, ठीक है, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी सेक्शन दिख रहा है आपको। हेलो, यस सर। तो ये कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी सेक्शन दिख रहा है। यस सर। ये क्या है? मोशन के ठीक परपेंडिकुलर है। क्लियर? लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है, जो स्मॉल ए बी है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो स्मॉल ए बी लेस देन कैपिटल ए बी। ये तो मैंने एक सेंटर पाथ लिया हुआ है, ऐसे ही है करंट का पाथ हर जगह इसको मिलेगा। क्लियर? और ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स डेवलपमेंट के लिए, और फोर्स डेवलपमेंट, जो लीनियर फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स डेवलपमेंट कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फोर्स डेवलपमेंट? सर कौन सा परपेंडिकुलर। करंट पाथ रिस्पॉन्सिबल होगा? सर ए बी। ऊपर का क्वेश्चन है, इसको AB तुम कोरिलेट कर सकते हो इंडक्शन मशीन से। देखो देखो यहाँ पे करंट के दो पाथ मिल रहे हैं, एक ए बी है और एक बी सी है। क्लियर? ए बी पाथ जो है वो मोशन के ठीक परपेंडिकुलर है, ये आपका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? ए बी पाथ मोशन के परपेंडिकुलर है, और जो बी सी पाथ है वो क्या है, मोशन के सेम डायरेक्शन में। तो फोर्स डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन सा करंट? परपेंडिकुलर ए बी। परपेंडिकुलर, वेरी गुड। तो कि वहां भी आप देखते थे जो ईएमएफ इंड्यूस होता था फ्लक्स कटिंग एक्शन के बाद, रोटर कंडक्टर में करंट फ्लो होता था, जिसकी वजह से आपको ईएमएफ मिलता था। वो क्या होता था? ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता था? फ्लक्स 90 डिग्री लैग करता था। फ्लक्स 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एमएमएफ होता है। यानी एक तरह से वो एमएमएफ से 90 डिग्री लैग करता है। तो सेम चीज यहाँ भी है कि जो करंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा लीनियर फोर्स के लिए। तो फॉर फोर्स डेवलपमेंट द करंट path perpendicular to the motion या डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन डायरेक्शन आप लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। क्लियर? जो पाथ, जो करंट परपेंडिकुलर टू द मोशन डायरेक्शन होगा, या मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा लीनियर फोर्स की, और उसी की वजह से आपको मोशन मिलेगा। क्लियर? ठीक है। लेकिन जो पाथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वो क्या करेगा? क्या वो यूजफुल होगा? नो सर। यूजफुल यहाँ पे क्या है, केवल करंट पाथ स्मॉल ए बी हो चाहे कैपिटल ए बी हो, चाहे उसके बीच का पार्ट हो, वही यूजफुल है, वही फोर्स डेवलप कर रहा है। बट बीसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स डेवलपमेंट। ये क्या करेगा? अगर बीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो लॉस को वो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, तो उसकी वजह से केवल लॉस टर्म ही मिलेगा। क्लियर? हेलो, यस सर। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं करंट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो करंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल है, ये क्या करेगा? केवल ओनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लॉसेस, केवल लॉस को ये कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी वजह से केवल लॉस ही होना है। बट करंट पैरेलल टू
डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, BC कह लो, और यहाँ पे देखो ये BC हो गया, कैपिटल BD कह लो, ये दोनों क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट करंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या है आपका, कैपिटल AB और स्मॉल AB, ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस यूजफुल लीनियर फोर्स। हेलो, क्लियर है चीज? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज और है यहाँ पे, अगर मैं इसको कन्वेंशनल मशीन के साथ कंपेयर करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे देखूं जो कोर है, कोर की विड्थ तुम्हारी क्या है, W है। हेलो, ये कोर की विड्थ है W, ठीक है। ये जो मैंने प्राइमरी लिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, क्या W की वैल्यू कोर लेंथ के बराबर हो पाएगी, मतलब ये मैं प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कोर क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस फुलफिल हो रहा है, क्या ये W की वैल्यू कोर लेंथ के बराबर हो पाएगी? मेरी बात सुनना, ये W, ये पूरा पूरा W आ रहा है यहाँ पे, ये चीज W आ रही है, ठीक है। इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। मेरा क्वेश्चन सिंपल यही है कि आप कोर लेंथ या कोर विड्थ कह लो, आप कोर विड्थ की वैल्यू W के बराबर हो पाएगी? Yes, sir. हो जाएगी। या उससे कम होगी? उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, कौन बताएगा? कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी, क्यों? तो बोला सही है तुमने, लेकिन क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे? सर शायद स्किन इफेक्ट के कारण। सही बोला है तुमने। देखो यहाँ पे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, स्मॉल AB इज लेस देन कैपिटल AB। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो करंट है, करंट का जो लेंथ है नियर टू द सेंटर ऑफ पोल, ये मैं अगर मान लूं सेंटर, ये सेंटर है, तो सेंटर के नियर में जो करंट पास का लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल AB, और जो उसके आउटसाइड में है वो उसका क्या है, कैपिटल AB, और कैपिटल AB की वैल्यू क्या है, स्मॉल AB से ज्यादा। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो लेंथ के अक्रॉस, जो पोल सेंटर के अक्रॉस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर, उसके लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपको यूनिफॉर्म लेंथ वो मिल नहीं रहा है कि वो कैपिटल AB के बराबर ही रह जाए, ठीक है। तो पोल सेंटर से नियर जो आपका करंट पाथ का लेंथ है वो स्मॉल AB है, उसके आउटसाइडर जो सबसे आउटसाइडर जो है वो कैपिटल AB है, और कैपिटल AB की वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉल AB है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर तुम इसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो W से कम ही आएगा। हेलो, यस सर। मेरी Yes, बात sir. समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वो जो विड्थ है, जो कोर की विड्थ है, एक तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिकल फिनोमिना या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना को लेके बात कर रहा हूँ, तो कोर की विड्थ जो है वो क्या होगी, इस करंट पाथ के नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जो मैंने बताया कि नियर टू द पोल सेंटर लेंथ कम है और आउटसाइडर टू द पोल सेंटर लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर, मैं स्मॉल AB और कैपिटल AB का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो जो आपका विड्थ है वो कोर के विड्थ के बराबर नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या कहानी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं? अगर आपको वर्ड में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, इन एलाइजन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, करंट पाथ लेंथ
nearer to the pole center is less, यही बोला ना मैंने? Less than the current path outside of the pole center, ठीक है? क्लियर? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इफेक्टिव pore width is less than the physical width. जो आपका फिजिकल width है W, उससे कम हो जाए। हेलो, क्लियर है चीज? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या लिखना है आपको? हेलो, यस सर, समझ में यस आ सर। गया। ठीक है ना? तो क्या कहानी लिखनी है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। वो डायग्राम में भी आपको साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम से भी देख सकते हो। कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी को लेकर हमने समझा दिया। तो यहाँ से भी तो मेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से फोर्स डेवलप हो रहा है, तो हम उसी पे फोकस भी कर रहे हैं। ठीक है ना? सर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा क्या क्या मेन चीजें हैं ट्रांसवर्स एज इफेक्ट में, तो सर आपने देखा। हाँ बोलो। सर यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं कि लेस देन W होगा जो लेंथ है, तो सर वो एवरेज के लिए सिर्फ कर रहे हैं ना? एवरेज लेने के बाद आप बता रहे हैं कि लेस होगा। हाँ, इफेक्टिव विड्थ जो होगा, जी इफेक्टिव विड्थ, अगर मैं जो कोर में जो मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एमएमएफ को पाथ मिल रहा है, यानी फ्लक्स को या करंट को कह लो पाथ मिल रहा है, वो जो पाथ है उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल विड्थ। और सर एक्चुअल में कुछ लेंथ तो होगा ना जो W के बराबर भी होगा? कुछ लेंथ होगा ना, लेकिन मैं तो ओवरऑल स्टेडी स्टेट पे बात करूंगा ना। ठीक है सर। ओवरऑल स्टेडी स्टेट पे बात करूंगा ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको जो आउटपुट मिलना है वो स्टेडी स्टेट में मिलना है। मैं ट्रांजिएंट में बातें कर ही नहीं रहा हूँ कि कुछ लेंथ उसके बराबर होगा, कुछ लेंथ उससे कम होगा ना। मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विद रिस्पेक्ट टू द पोल सेंटर अलग अलग लेंथ पे है। तो इस वजह से इफेक्टिव विड्थ जो होगा कोर का, वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा फिजिकल विड्थ। वो डब्ल्यू के बराबर नहीं होगा। जो प्राइमरी का विड्थ आपको दिख रहा है ना, उसके बराबर नहीं होगा। यस, होना तो यही चाहिए ना आइडियली, कि प्राइमरी का जो विड्थ है और सेकेंडरी का भले ही लेंथ कुछ और हो जा रहा है, ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग ही कोर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना चाहिए। यस, आइडियली अगर हम देखें, अगर पूरी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। क्लियर? हेलो। यस सर। तो यही तुम्हारा ट्रांसवर्स एज इफेक्ट होता है। मेन क्या क्या चीजें हैं? करंट के दो पाथ मिलना, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पाथ ही रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स डेवलपमेंट के लिए। तो पैरेलल पाथ होता है वो केवल और केवल लॉस देता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी क्या होती है? डाउन होती है। दूसरा है कि कोर का जो विड्थ होता है वो एग्जैक्ट विड्थ आपको नहीं मिल पाता। क्लियर? तो ये दो चीजें हैं। यानी अगर मैं समराइज करूं ट्रांसवर्स एज इफेक्ट को, क्या क्या चीजें समराइज होंगी? अरे, समराइज करो, क्या क्या चीज समराइज होंगी? तो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर जो पैरेलल में आपका करंट होगा उससे केवल लॉस होंगे,
और विड्थ रिड्यूस हो जाएगी। आफ्टर समराइजिंग ट्रांसवर्स एज इफेक्ट, देखो बस केवल हमें लैंग्वेज में ही लिखना है क्योंकि ये देखो लॉस्ट टर्म ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, बस यही चीज हमें लिख देनी है। क्या क्या चीजें होंगी, पहला पहला क्या होगा, करंट पाथ along motion contribute only to loss, पहला चीज तो ये हो गया। इससे मतलब क्या हो गया, लॉस को कंट्रीब्यूट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ LIM इज डिक्रीज। हेलो यस सर, हेलो, यस सर। दूसरा दूसरा क्या होना है, सर इफेक्टिव वेट डिक्रीज हो जा रही है, रिड्यूस। इफेक्टिव वेट ऑफ कोर इज रिड्यूस। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये भी किसको डिटोरिएट करेगा, अगर इफेक्टिव कोर बीट रिड्यूस हो रहा है तो किसको डिटोरिएट करेगा। अब ये सी बात है कि जो इंडक्शन प्रोसेस होना चाहिए था एक 100% कंट्रीब्यूशन के साथ होना चाहिए, तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, परफॉर्मेंस रिड्यूस कर देगा। तो हेलो, यस सर। ठीक है, क्या करेगा, डिटोरिएट परफॉर्मेंस द LIM परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब यही हो गया कि आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एफिशिएंसी आपकी डाउन होगी। क्लियर, तो दोनों इफेक्ट क्या करेंगे आपको, एक तरह से दोनों इफेक्ट क्या है आपके, एडवर्स इफेक्ट ही है। क्लियर, दोनों की वजह से आपको लॉस टर्म ही मिलना है। लॉस टर्म मिलने का मतलब ये हो गया कि एक की वजह से आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, क्यों डाउन हो रही है, क्योंकि वो लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी की वजह से आपको इफेक्टिव विड्थ जितनी मिलनी चाहिए थी कि कोर में फ्लक्स कंफाइंड हो जाए, वो चीज नहीं मिल पा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना है उस पर असर पड़ेगा और वो मशीन के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। क्लियर, उसमें भी टर्बुलेंस आएगा। तो ट्रांसवर्स एज इफेक्ट क्लियर है सबको, हेलो, यस सर। सर किसी को डाउट है ट्रांसवर्स एज इफेक्ट में, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका एंड इफेक्ट। क्लियर, एंड इफेक्ट में क्या होता है कि तुम अगर डायग्राम में देखो ध्यान से, हेलो, देखो यहाँ पे प्राइमरी का लेंथ L है, ठीक है, सेकेंडरी हमने उससे ज्यादा लेंथ का लिया हो। क्लियर, होना क्या चाहिए था, जो प्राइमरी का लेंथ L है इसी में ही करंट पाथ को कंफाइंड होना चाहिए था, लेकिन कुछ अलग दिख रहा है क्या यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो पाथ है इतना ज्यादा इधर और दोनों एंड साइड में, क्या ये तुमको उस कंफाइंड लेंथ पाथ के बाहर दिखाई दे रहे हैं। यस सर। क्लियर, तो आप क्या बोल सकते हैं, जो आपका फील्ड फ्लक्स का कॉन्फ़िगरेशन है एंड पे और जो सेंटर पे है, क्या ये डिफरेंस नहीं हो रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये आपका प्राइमरी का इफेक्टिव विड्थ है और ये प्राइमरी का इफेक्टिव लेंथ।
ये आपका प्राइमरी, ठीक है। जो सेंटर पे फील्ड फ्लक्स है और जो एंड पे दोनों फील्ड फ्लक्स का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा है, क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि एल लेंथ के अंदर, अगर मैं एल लेंथ के अंदर देखूं तो सेंटर पे जो मुझे फील्ड फ्लक्स मिल रहा है और जो फील्ड फ्लक्स का पाथ मिल रहा है मुझे एंड पे, दोनों एंड पे, क्या उनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस नहीं है? हेलो, यस सर। ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये बात ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा प्राइमरी का विड्थ और लेंथ हो गया। सेंटर में तो पूरा का पूरा फील्ड फ्लक्स कन्फाइंड हो रहा है पूरा, लेकिन जो एंड पे है, एंड पे क्या हो रहा है, एल लेंथ के अंदर बस इतना ही पाथ आएगा ना, यही पाथ, और ये क्या हो रहा है, उस एल लेंथ से बाहर जा रहा है। यहाँ भी एल लेंथ के अंदर बस इतना ही पाथ आएगा और ये एल लेंथ से बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फील्ड फ्लक्स का कॉन्फ़िगरेशन है एट द सेंटर और जो है एट द एंड, दोनों कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, डिफरेंस है। हेलो, सर ये बात समझ नहीं आ रही है सर, सेंटर और एंड का सर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इधर आओ। ये मैंने मान लो, ये मैं बस कोड कर रहा हूँ। ये है प्राइमरी जिसका लेंथ एल है और ये भी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लक्स का पाथ सेंटर पे मिला है इससे, सेम फ्लक्स पाथ यहाँ भी होना चाहिए था जैसे जैसे मोशन आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंड पे कुछ पाथ, कुछ फ्लक्स पाथ उस कोर के साथ कंफाइंड नहीं हो रहा। यहाँ भी एंड पे कुछ पाथ उस कोर के साथ कंफाइंड नहीं हो रहा। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एल लेंथ के अंदर देखें तो केवल और केवल ये पाथ है, ये फील्ड फ्लक्स है और ये फील्ड फ्लक्स है, बस इतना ही। लेकिन उसके आउटसाइडर पे ये क्या हो रहा है, एल लेंथ से बाहर जा रहा है और ये भी एल लेंथ से बाहर जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, ये दो एंड टर्मिनल है, मान लो ये इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, सेंटर सी वाला पाथ। तो जो सी का पाथ है और जो ए का पाथ है, जो बी का पाथ है, क्या तीनों सेम है? नो सर। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, केवल मुझे एल लेंथ पे फोकस करना है, कोर के लेंथ पे फोकस करना है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो फील्ड फ्लक्स का कॉन्फ़िगरेशन है एट द एंड और जो एट द सेंटर है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हो कि फ्लक्स नियरर टू सेंटर, सेंटर ही हो गया ना, हेलो, नियरर टू एंड Yes, sir. हैज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन with respect to the flux at center। अगर हम फ्लक्स पाथ देखें तो सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है और जो एंड पे मिल रहा है, दोनों के उसमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, रेड से क्या शो कर रहा है, ये एल लेंथ से बाहर जा रहा है, ये भी एल लेंथ से बाहर जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंड पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन से बिल्कुल अलग मिल रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये बियॉन्ड एल लेंथ जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कौन बताएगा ये? हेलो, हेलो, यशवंत, सर लॉसेस लॉसेस किस सेंस?
यहाँ पे सिंपल मतलब है, जब ये फील्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंस है, तो बियॉन्ड बियॉन्ड द लेंथ एल, द करंट क्या होगा? एडिशनल फोर्स यहाँ एल पे लेंथ के बियॉन्ड हम हेलो, यस सर। सर ब्रेकिंग का काम अगर मैं करेगा। एल लेंथ के बियॉन्ड देखूं, तो जो तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी में एंड पे, वो क्या जाएगा? बियॉन्ड टू द लेंथ एल जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? सर ब्रेकिंग का काम करेगा। ब्रेकिंग का काम करेगी। क्योंकि ये जो है, ये आपका कोर फ्लक्स होगा, ये आपके लीनियर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जो है, अगर ये एल लेंथ से बियॉन्ड, यानी अगर मैं इसके करंट पार्ट को देखूं, तो जो लीकेज वाला काम था ना, लीकेज फ्लक्स हम बोलते थे, अगर तुमको याद हो कि लीकेज फ्लक्स की बातें हम करते थे, तो लीकेज फ्लक्स की बातें करने का मतलब क्या होता था? वो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता था, जिसकी वजह से आपका इंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। क्लियर? तो ये क्या करेगा? ये मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो बियॉन्ड द लेंथ एल, द करंट पाथ एग्जर्ट द ब्रेकिंग फोर्सेस। ये फोर्स को डेवलप करेगा, लेकिन वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जो आपका फोर्स डेवलप हो रहा है, जो लीनियर फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में आपका डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से आपको मोशन मिल रहा है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इनकी वजह से फोर्स मिलेगी, जो कि मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि ये बियॉन्ड द लिमिट है, ये लीकेज फ्लक्स को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट पाथ एग्जर्ट द ब्रेकिंग फोर्सेस। और ब्रेकिंग फोर्सेस का मतलब क्या करेगा? इट अपोजेस द मोशन। अगर ये मोशन को अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोशन को अपोज कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया? एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड। क्योंकि फ्रिक्शन भी एक तरह का लॉस ही होता है। ब्रेकिंग फोर्स लगाने का मतलब क्या हो गया? ये फ्रिक्शन ही एग्जर्ट कर रहा है। क्लियर? तो फ्रिक्शन भी एक तरह का मैकेनिकल लॉस है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी मशीन की डाउन होगी। और ये जो एंड इफेक्ट है, ये जो बियॉन्ड द लेंथ एल आपका करंट मिल रहा है, इसी को हम मतलब एंड इफेक्ट के टर्म में लिखते हैं। क्लियर? अगर मुझे लिखना है एंड इफेक्ट क्या होता है, तो क्या लिखोगे? हेलो, हेलो। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज अब, पहले नहीं आ हाँ, रही वो थी। तो आ रही है, जो मैं पूछ रहा हूँ वो तो बताओ। सिंपल वर्ड है, द करंट बियॉन्ड द लेंथ स्ट्रक्चर एल। जो करंट बियॉन्ड द लेंथ स्ट्रक्चर एल होता है, इसी को हम एंड करंट, एंड इफेक्ट करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो, हेलो। यस सर, यस सर। ठीक हाँ है, सर, आ रही है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, करंट इन सेकेंडरी, जो करंट सेकेंडरी में इंड्यूस हो रहा है बियॉन्ड द लेंथ एल, लेंथ एल at the end of the primary is termed as end effect current. वर्ड में और इस एंड इफेक्ट करंट की वजह से क्या हो रहा है? ब्रेकिंग फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, जो मोशन को अपोज कर रहे हैं, और मोशन को अपोज कर रहा है तो कितने रिड्यूस हो रही है। तो एंड इफेक्ट लिख लो सब लोग। हेलो, यस सर। किसी को तो डाउट है एंड इफेक्ट में अभी भी? हेलो,
नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो क्लास का टाइम भी ओवर हो गया।